गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में प्लांट टिश्यू कल्चर चल रहा है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। देखिए, कल मैंने आपको बताए थे कि जो सूक्ष्म प्रवर्धन है उसके 4 चरण होते हैं। शून्य चरण, उसके बाद प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण, फिर तृतीय और फिर चतुर्थ चरण। कुल 5 चरण हो गए। और उन 5 चरणों में क्या क्या काम होता है कि पहले चरण में शून्य चरण के 2 भाग होते हैं, जिसमें पहले भाग में क्या किया जाता है, पहले भाग में उसको ट्विन 20 से साफ किया जाता है, यानी उसका प्रक्षालन किया जाता है बहते हुए जल में। और उसके दूसरे भाग में, शून्य चरण के दूसरे भाग में क्या किया जाएगा, उसका सतही निर्जमीकरण किया जाएगा, जिससे कि उसकी सतह पर मौजूद सारे सूक्ष्म जीवों को हटाया जा सके। तीसरे चरण में क्या होता है, यानी प्रथम चरण जिसे हम कह रहे हैं, दूसरा चरण, उसमें सतही निर्जमीकृत एक्स प्लांट को संवर्धन माध्यम पर ट्रांसफर कर संवर्धन कक्ष में रखा जाता है, जिसमें उससे क्या होता है, कैलस और अंग जनन प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद द्वितीय चरण में क्या होगा कि प्रथम चरण में स्थापित एक्स प्लांट को नए पोषक माध्यम पर ट्रांसफर किया जाएगा। फिर तीसरे चरण में यानी तृतीय चरण में संपूर्ण पादप का पुनरुद्भवन होगा और चतुर्थ चरण में उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित पादपों का वातानुकूलन किया जाता है। अब देखिए, संवर्धन के प्रकार हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ कल्चर में देखिए कौन कौन से कल्चर हैं। सबसे पहला आता है इसमें कैलस संवर्धन, कैलस कल्चर। नंबर 1 है कैलस कल्चर, यानी कैलस संवर्धन। ये क्या है? कैलस संवर्धन का मतलब है कि कैलस संवर्धन के लिए पौधे के किसी भी भाग का एक्स प्लांट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि कैलस कल्चर के लिए पादप के किसी भी भाग का प्रयोग किया जा सकता है, भाग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, यानी कैलस का निर्माण जब हम करवाते हैं तो पौधे के किसी भी भाग को हम कृंतक के रूप में काम में ले सकते हैं। और इस प्रकार के संवर्धन में क्या होता है कि जो पादप कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित विभाजनों द्वारा अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के संवर्धन में पादप कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजनों द्वारा कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का अविभेदित समूह कहेंगे, क्योंकि कोशिकाएं अभी एक साथ एकजुट हैं, किसी भी कार्य के लिए इनका विभेदन नहीं हुआ है। तो अविभेदित समूह अर्थात कैलस का निर्माण होता है। ठीक है, कैलस संवर्धन में क्या क्या होगा कि कैलस संवर्धन के लिए पादप के किसी भी भाग का एक्स प्लांट के रूप में, ठीक है, एक्स प्लांट के रूप में प्रयोग किया कर सकते हैं। और इस प्रकार के संवर्धन में पादप कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजनों द्वारा कोशिकाओं का एक अविभेदित समूह अर्थात कैलस का निर्माण करती हैं। अब देखिए, कैलस से आगे संपूर्ण पादपक या जड़ प्रोव भ्रूणाभ, इनका आगे विकास होता है। तो देखिए आगे क्या होगा, कैलस से आगे जड़, ठीक है, या प्रो यानी सूट, या फिर भ्रूणाभ यानी एम्ब्रियोइड, और या फिर संपूर्ण प्लांटलेट विकसित किए जाते हैं। यानी जो कैलस हमारे पास बना है कैलस कल्चर से, उस कैलस से आगे जड़ बन सकती है, सूट बन सकती है, या भ्रूणाभ जिसे एम्ब्रियोइड कहते हैं वो बन सकता है, और संपूर्ण प्लांटलेट उसका भी विकास हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से
हमारे पास एक कोशिकाओं का समूह है और उससे आगे संपूर्ण पादपक का विकास हो सकता है। अब देखिए होता कैसे है कि इस प्रकार संपूर्ण पादप या पादपक, जिसे हम प्लांटलेट कह रहे हैं, या पादप अंगों के विकास में ऑक्सिन, जो ऑक्सिन है ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन की उच्च सांद्रता, या सॉरी उच्च सांद्रता नहीं कहेंगे, किस जो संयोग सांद्रता, ठीक है, इसको हम संयोग सांद्रता कहेंगे, संयोग सांद्रता की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जो है वो एक अनुपात में इस दौरान काम आते हैं। तो कैलस से पादपों का पुनर्जनन होता है। ठीक है, कैलस से क्या होता है? कैलस से पादपों का पुनर्जनन होता है। ठीक है, पुनर्जनन होता है। अब कैलस संवर्धन में आपके सामने 5 बातें लिखी है मैंने। पहली बात क्या है कि कैलस संवर्धन के लिए किसी भी पादप का एक्सप्लांट के रूप में पादप के किसी भी भाग का प्रयोग हम कर सकते हैं, चाहे वो जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, या फिर पुष्प का कोई भाग हो सकता है। तो इस प्रकार के संवर्धन में वो पादप कोशिकाएं जिनको हमने एक्सप्लांट के रूप में काम में लिया है, चाहे वो रूट सेल हो, चाहे वो शूट सेल हो, तो वो अनियंत्रित विभाजनों द्वारा कोशिकाओं का अविभेदित समूह, अनडिफरेंशिएटेड समूह बनाती है, जिसको हम कैलस कहते हैं। और फिर कैलस से आगे कि पादप का जो भाग है वो बनाया जा सकता है या बन सकता है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो शूट हो, या फिर पूरा प्लांटलेट, संपूर्ण प्लांटलेट भी विकसित किए जा सकते हैं। और इस प्रकार संपूर्ण प्लांटलेट या पादप अंगों के विकास में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की संयोग सांद्रता की मुख्य भूमिका होती है। इसका मतलब यही है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की एक निश्चित अनुपात में सांद्रता जरूरी होती है, जिससे आगे कैलस से पादपों का पुनर्जनन होता है। तो कैलस से पादपों का पुनर्जनन 2 विधियों से होता है। ठीक है, ये तो हमने जान लिया है कि भाई ठीक है, कैलस का निर्माण करने के लिए हम पौधे का कोई भी भाग ले सकते हैं और उससे आगे कैलस बन भी जाता है। ठीक है, लेकिन कैलस से आगे पादपों का पुनर्जनन, कैलस से आगे पादपों का पुनर्जनन 2 विधियों से होता है। ठीक है, 2 विधियां इसमें काम आती है, 2 विधियों से होता है। ठीक है, पहला कौन सा है? नंबर 1 जो है वो है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोजिनेसिस, यानी अंगोद्भवन। अंगोद्भवन, ठीक है, ऑर्गेनोजिनेसिस इसको हम कह सकते हैं, यानी अंगों का पुनरुद्भवन होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो असंगठित समूह है जिसको हम कैलस कह रहे हैं, उसमें विभेदन की प्रक्रिया होती है और पादप अंगों का विकास होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें कैलस में विभेदन प्रक्रिया द्वारा पादप अंग, ठीक है, पादप अंग कौन कौन से? तो या तो रूट या फिर शूट। ठीक है, इसके अलावा और कौन से भाग हैं? कलिका, ठीक है, बड का विकास होता है। पहले कैलस बनेगा, कैलस कल्चर में, और उसके बाद फिर आगे अंगोद्भवन होगा, जिसे हम अंग जनन भी कैलस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कैलस से रूट का विकास, कैलस से रूट का विकास क्या कहलाता है? राइजोजिनेसिस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? राइजोजिनेसिस कहलाता है। राइजोजिनेसिस को हम जड़ जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जड़ जनन कहते हैं। क्लियर?
और अगर कैलस से सूट का विकास होता है, कैलस से सूट का विकास, अगर इसमें सूट बनेगी आगे तो उसको हम कोलेजिनेसिस कहते हैं, ठीक है, कोलोजिनेसिस कहते हैं। अब कोलोजिनेसिस क्या है? कोलोजिनेसिस को हम हिंदी में कहते हैं प्रोजनन, ठीक है, यानी सूट का विकास होता है। तो कैलस से अगर रूट बने तो राइजोजिनेसिस, और कैलस से अगर सूट बने तो फिर हो जाता है कोलोजिनेसिस। अब देखिए, जड़ और तना या जड़ और प्रोजनन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन उत्पाद, अब ये निर्भर किस पर करता है? ठीक है, तो इनका निर्माण ऑक्सिन, ठीक है, व साइटोकाइनिन अनुपात, पहली बात तो ये इस पर निर्भर करेगा। दूसरा है संवर्धन माध्यम की भौतिक अवस्थाओं, रासायनिक प्रकृति और एक्सप्लांट की प्रकृति, ठीक है, संवर्धन माध्यम की भौतिक व रासायनिक अवस्थाएं, ठीक है, और एक्सप्लांट की प्रकृति, इन सब बातों पर ये दोनों निर्भर करते हैं, जड़ जनन भी और प्रोजनन भी, ठीक है। ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात, अब देखिए हम एक उदाहरण समझ लेते हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का उच्च अनुपात, ठीक है, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का उच्च अनुपात, ये तो किसको प्रेरित करता है? जड़ जनन को प्रेरित करता है, ठीक है, जड़ जनन को प्रेरित करता है। और इनका निम्न अनुपात, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का निम्न अनुपात प्रोजनन को प्रेरित करता है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का जो उच्च अनुपात है वो तो जड़ जनन को प्रेरित करता है, कैलस से जड़ जनन को प्रेरित करता है, ठीक है। ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का निम्न अनुपात कैलस से प्रोजनन को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से ये पहली प्रक्रिया है जिसमें कैलस से आगे पादपों का पुनर्जनन की दो विधियां हम पढ़ रहे हैं। पहली विधि क्या है? अंगोद्भवन, ऑर्गेनोजिनेसिस, यानी कैलस से विभेदन की प्रक्रिया द्वारा आगे रूट, सूट या फिर कलिका का निर्माण हो, ठीक है। तो कैलस से अगर रूट का निर्माण होता है तो राइजोजिनेसिस कहलाएगा, कैलस से अगर सूट का निर्माण होगा तो कोलोजिनेसिस कहलाएगा। राइजोजिनेसिस को जड़ जनन कहते हैं, कोलोजिनेसिस को प्रोजनन कहते हैं। और इनका निर्माण, जड़ का निर्माण और सूट का निर्माण कुछ बातों पर निर्भर करता है। कौन सी है वो बातें? ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात इस पर निर्भर करेगा, कल्चर माध्यम की भौतिक व रासायनिक अवस्थाएं, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है, और एक्सप्लांट की प्रकृति, कर्तोतक हमारे पास कौन सी प्रकृति का है, ये भी इस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का उच्च अनुपात तो दर्शाता है जड़ जनन को या जड़ जनन को प्रेरित करता है, और ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का निम्न अनुपात प्रोजनन को प्रेरित करता है, ठीक है। तो पहली जो प्रक्रिया है उसको तो हमने देख लिया है, उसको हम कहते हैं अंगोद्भवन। अब दूसरी प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। कैलस से आगे पादपों का विकास, उसकी दूसरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दूसरी प्रक्रिया कहलाती है कायिक भ्रूणोद्भवन। कायिक भ्रूणोद्भवन, इसको हम कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजिनेसिस, ठीक है, सोमेटिक एम्ब्रियोजिनेसिस इसको कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है, सोमेटिक एम्ब्रियोजिनेसिस में भ्रूण का निर्माण कायिक कोशिकाओं की या कायिक ऊतकों की कोशिकाओं से होता है, और भ्रूण जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए इसमें भ्रूण
का निर्माण किससे होता है? कायिक सेल से होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। और इसको कहते क्या है? कायिक भ्रूणोद्भवन कहते हैं। अब कायिक भ्रूण अगुणित या द्विगुणित हो सकते हैं। तो कायिक भ्रूण अगुणित हो सकते हैं, अगुणित या द्विगुणित हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कोशिकाओं पर निर्भर करता है कि अगर हमने अगुणित कोशिकाएं ली है, ठीक है, तो फिर अगुणित, और अगर द्विगुणित ली है तो द्विगुणित, क्योंकि कायिक भ्रूणोद्भवन हो रहा है, इसमें कोई निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो ये किस पर निर्भर करता है? कायिक भ्रूण का अगुणित या द्विगुणित हो सकते हैं, और ये कायिक कोशिकाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर हमने जैसे मान लो कि पोलन ग्रेन लिया है, ठीक है, क्या लिया है? पोलन ग्रेन लिया है, या पोलन ग्रेन ना लेकर के हमने क्या लिया है? कोई रूट की कोशिका ली है, रूट की सेल ली है, तो इससे तो बनने वाला क्या होगा? अगुणित होगा, और इससे बनने वाला क्या होगा? द्विगुणित होगा, ठीक है, क्योंकि रूट कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। क्लियर? अब देखिए, दो वैज्ञानिक, जिसमें एक का नाम है रेनर्ड और दूसरा है स्टीवर्ट। रेनर्ड एंड स्टीवर्ट, इन दोनों ने 1958 में 1958 में कैलस द्वारा आगे कायिक भ्रूण का विकास किया था। कैलस द्वारा, कैलस या निलंबन संवर्धन द्वारा ने कैलस व निलंबन संवर्धन द्वारा कायिक भ्रूण का विकास डाकस कैरोटा, डाकस कैरोटा यानी गाजर में किया था, ठीक है। तो गाजर में इन्होंने क्या किया? जैसे गाजर की इन्होंने पोलन ग्रेन ले लिया तो अगुणित, और रूट की जो कोशिका है उससे द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहला क्या है? पहला है इसके अंदर कैलस संवर्धन, और कैलस संवर्धन में दो प्रकार हैं। पहला है अंग जनन, जिससे कैलस से आगे अंगों का निर्माण होता है, और दूसरा है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जिससे आगे कायिक कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण करवाया जाता है। कायिक भ्रूण, बनने वाला कायिक भ्रूण द्विगुणित भी हो सकता है, अगुणित भी हो सकता है, और ये एक्स प्लांट की कोशिकाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर एक्स प्लांट अगुणित है तो अगुणित भ्रूण बनेगा, और एक्स प्लांट अगर द्विगुणित है तो द्विगुणित भ्रूण बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले संवर्धन में। दूसरा प्रकार, कैलस संवर्धन हो गया, अब देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा है ऑर्गेन कल्चर। ऑर्गेन कल्चर को हम कहते हैं अंग जनन। तो देखिए, किसी भी पादप में उसके विभिन्न अंग, जैसे रूट है, सूट है, अंडाशय है आदि को संवर्धन माध्यम पर डायरेक्ट क्या करते हैं? संवर्धित करते हैं, ठीक है। तो इसमें पादप के अंगों यथा कौन कौन से? या तो रूट, ठीक है, या फिर सूट, या फिर पोलन ग्रेन, या फिर ओवरी, ठीक है, को सीधे ही क्या किया जाएगा? सीधे ही कल्चर किया जाता है, ठीक है, सीधे ही कल्चर किया जाता है, वह नए प्लांटलेट बनाए जाते हैं। पिछले में हमने क्या देखा कि कोशिकाओं को लिया गया है, क्लियर। कैलस के लिए पादप का कोई भी भाग लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेन अंग जनन का निर्माण अगर हमें करवाना है, अंग का निर्माण करवाना है, अंग संवर्धन, तो देखिए अंग संवर्धन का मतलब यही है कि पादप का कोई भी अंग जो है वो लिया जा सकता है, ठीक है। सीधा ही उसको हम कल्चर मीडिया में काम में लेते हैं। इसके बाद आता है भ्रूण संवर्धन। अगला जो आता है वो है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर ये तीसरा टाइप है
ठीक है, भ्रूण संवर्धन। अब देखिए पौधे के परिपक्व या अपरिपक्व भ्रूण के संवर्धन को भ्रूण संवर्धन कहते हैं, और भ्रूण संवर्धन का उपयोग अपरिपक्व भ्रूण के विकास और परिपक्व भ्रूण की वृद्धि व अंकुरण को प्रेरित करने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो देखिए भ्रूण संवर्धन का उपयोग अपरिपक्व भ्रूण को परिपक्व बनाने हेतु, ठीक है, किया जाता है। इसके अलावा और क्या काम है इसका, भ्रूण संवर्धन का? भ्रूण संवर्धन से परिपक्व भ्रूण की वृद्धि प्रेरित की जाती है। इससे परिपक्व भ्रूण की वृद्धि प्रेरित व उसमें अंकुरण की क्षमता उत्पन्न की जाती है। ठीक है, क्लियर? दो काम हो गए इसके। अब देखिए अपरिपक्व भ्रूण संवर्धन को हम क्या कहते हैं? अगर हमने अपरिपक्व भ्रूण लिया है संवर्धन में, दोनों ही प्रकार के ले सकते हैं, परिपक्व भी, मैच्योर भी ले सकते हैं और इमैच्योर भी ले सकते हैं। तो अगर हमने इमैच्योर लिया है, इमैच्योर एम्ब्रियो अगर हमने लिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भ्रूण बचाव या भ्रूण रक्षा कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो, इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर को भ्रूण बचाव कहते हैं। यानी इसको हम भ्रूण रक्षा या बचाव क्यों कहते हैं? क्योंकि इमैच्योर लिया है और इमैच्योर को हमें परिपक्व बनाना है, मैच्योर बनाना है। तो जो इमैच्योर है उसको बचाया जाता है इस तरह से एम्ब्रियो कल्चर द्वारा, और इसका उपयोग अल्प विकसित भ्रूण को बचाने में किया जाता है, जिससे संकरण से प्राप्त होने वाले जो दुर्लभ किस्म के जननक्षम पादप हैं वो विकसित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये काम सारा किस में होता है? भ्रूण संवर्धन में होता है। अगले भाग में चलते हैं नंबर 4 में, और वो है एंथर एंड पोलन ग्रेन कल्चर। एंथर एंड पोलन ग्रेन कल्चर, ठीक है, यानी पराग कोश व परागकण संवर्धन। ये क्या है? देखिए परागकोश और परागकण संवर्धन का मतलब यही है कि देखिए अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए परागकोश का पात्रे संवर्धन किया जाता है, और ये किया भी है। सबसे पहले 1943 में शिमाकुरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के लिए, किसके लिए? अर्धसूत्री विभाजन के लिए सर्वप्रथम किसने? जापानी वैज्ञानिक, एक जापानी वैज्ञानिक था जिसका नाम था शिमाकुरे, ठीक है, ने 1943 में किसका? परागकोश का क्या किया इन्होंने? परागकोश का पात्रे संवर्धन किया। ठीक है, यानी परागकोश एंथर जो होते हैं ना, इस तरह से ये एंथर है, तो ये एंथर जो है इसी को इन्होंने क्या किया? एक्सप्लांट के रूप में काम में ले लिया। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इस प्रकार के प्रयोग किए हैं, जिसमें देखिए 1964 में गुहा व माहेश्वरी ने, ठीक है, माहेश्वरी ने दतूरे के पराग कणों का क्या किया? पराग कणों का संवर्धन किया। ठीक है, वह अगुणित पादप प्राप्त किए, अगुणित पादप प्राप्त किए। अगुणित क्यों किए? क्योंकि परागकण क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है, तो परागकोश से या परागकण से जब अगुणित पादप प्राप्त किए जाते हैं तो ऐसे पादप अगुणित होते हैं। ठीक है, और अगुणित पादप प्राप्त करने की इस तकनीक का प्रयोग प्लांट ब्रीडिंग में प्योर लाइन
प्राप्त करने में किया जाता है, शुद्ध वंश क्रम प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस विधि का प्रयोग हम क्यों करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन जो है में शुद्ध वंश क्रम, ठीक है, यानी प्योर लाइन प्राप्त करने में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नीट के लेवल का क्वेश्चन है। तो इस तरह से देखिए, अब देखिए एक आपको ये भी याद रखना है कि अब तक सोलेनेसी कुल के पादपों में सबसे ज्यादा अगुणित पादप प्राप्त किए गए हैं। किससे? परागकोश संवर्धन या पराग कणों के संवर्धन से। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, अगला और पढ़ लेते हैं हम, और वो है निलंबन संवर्धन। नेक्स्ट है सेल सस्पेंशन, सेल सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, निलंबन, कोशिका निलंबन संवर्धन। तो देखिए तरल माध्यम में कोशिकाओं के संवर्धन को निलंबन संवर्धन कहते हैं। पहली बात तो ये कि माध्यम कैसा होना चाहिए? तरल माध्यम में कोशिकाओं के निलंबन या कोशिकाओं के संवर्धन को निलंबन संवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब यही है कि माध्यम हमारे पास क्या होना चाहिए? तरल माध्यम होना चाहिए। इसका उपयोग जैव सक्रिय अणुओं और द्वितीयक उपापचयों, जो सेकेंडरी मेटाबॉल जो होते हैं, एल्किलॉइड जो हैं, उनके उत्पादन और संश्लेषण में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार का संवर्धन कब किया जाता है? एल्केलॉइड का जब उत्पादन किया जाता है, द्वितीय उपापचय जिनको हम कहते हैं, उनके निर्माण में और जैव सक्रिय अणुओं के निर्माण में इनका इस प्रकार के संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार के संवर्धन में कोशिकाओं को तरल माध्यम पर वायु की उपस्थिति में संवर्धित करते हैं। किसकी उपस्थिति में संवर्धित करते हैं? वायु की उपस्थिति में संवर्धित करते हैं, ताकि उनमें क्या है? ऑक्सीजन आपूर्ति बनी रहे, उनको ऑक्सीजन लगातार मिलती रहे। ठीक है, इसके लिए बायोरिएक्टर्स भी होते हैं। बायोरिएक्टर्स का भी, जिसे हम घूर्णी हलिंतर भी कहते हैं, उसका भी प्रयोग करते हैं। क्लियर? और इसके बाद आता है जीव द्रव्य संवर्धन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। नेक्स्ट और लास्ट, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित कोशिका जो है उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो जीव द्रव्य संवर्धन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले कोशिकाओं को क्या किया जाएगा? क्योंकि कोशिकाओं के बाहर भित्ति होती है जो सेलुलोज की या हेमी सेलुलोज की या पैक्टिन की बनी होती है। तो पहले तो हमें भित्ति हटानी होगी। जब हमें भित्ति हटाएंगे हम, तभी तो हमें प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कोशिका भित्ति रहित जीव द्रव्य। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जो निजर्मीकृत एक्सप्लांट है, जो कोशिका हमने ली है एक्सप्लांट के रूप में, सबसे पहले हम उनकी भित्ति को अलग करते हैं। किसकी सहायता से? सेल्यूलेज एंजाइम की सहायता से सेलुलोज को तोड़ा जाता है, हेमी सेलुलेज की सहायता से हेमी सेलुलोज को तोड़ा जाता है, और पैक्टिनेज की सहायता से पैक्टिन को तोड़ा जाता है, जिससे वो भित्ति रहित हो जाती है कोशिका। और फिर इन भित्ति रहित कोशिकाओं को हम जीव द्रव्यक कहते हैं। और पहले इनको तरल माध्यम पर और फिर अर्ध ठोस माध्यम पर संवर्धित किया जाता है। ठीक है, तो साइब्रिड के निर्माण में जीव द्रव्य संवर्धन का प्रयोग करते हैं। किसके निर्माण में करते हैं? साइब्रिड के निर्माण में। ठीक है, साइब्रिड के निर्माण में जीव द्रव्य संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कल हम जानेंगे पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग और उपलब्धियां।